हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का एडी एकेडमी पर। मैं हूं हम्माद और आज की इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज के इस चैप्टर में मैं आपको पूरी आसान भाषा में पूरी तरह से इस चैप्टर का एक्सप्लेन तो कराऊंगा ही, साथ ही साथ इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बिल्कुल एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ये वन शॉर्ट वीडियो रहेगा जो कि मात्र एक ही वीडियो में आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित रहेगा, तो आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर्स को हाई लेवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इससे बोर्ड एग्जाम में इससे फाजिल बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। पेन कॉपी लेकर के आप लोग बैठ जाइए ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोग को नोट करने बोलूंगा तो आप लोग उसको अच्छी तरह से नोट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाली आपको 10 क्लास के रिलेटेड जितने भी वीडियो बनेंगे आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो कहीं एक क्यूट से स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशनल क्यूट जो एपीजे अब्दुल कलाम की कही हुई बात है। कहते हैं, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप लोग किसी चीज में अगर जिद कर लेते हैं उस चीज पाने के लिए तो आपकी जो हार जो नसीब में होती है वो हार भी आपको हरा नहीं सकती है। इसलिए आज से आपको जिद बना लेना है कि हमारे जितने दिन बचा हुआ है इन दिनों में हम जो है पूरी तरह से आपके साथ जुड़ के पूरी तैयारी में लगे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का पूरा तो एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग लास्ट में एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर ये सारा चीज करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखिएगा और आसानी से इसको आप समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान को पूरा आप लोग इधर रखिए, इधर उधर ध्यान नहीं रखेंगे। कह रहा है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर का कहने का तात्पर्य क्या है, क्यों आखिर इस चैप्टर को आप लोग के लिए पढ़ना जरूरी है। देखो, सबसे पहले आसान बता देते हैं, अम्ल के बारे में बता दें तो अम्ल जो है, जैसे स्वाद में कोई भी चीज हमको खट्टा का एहसास होता है, सबको पता होना चाहिए, उसको हम अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू का रस, नारंगी का रस, जितने भी मेरे जबान में जाती है तो क्या करते हैं, चखते हैं तो देखते हैं खट्टा का एहसास होता है, यानी वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जो क्षारक होगा वो क्षारक किसको कहेंगे, तो जैसे साबुन हो गया, जो कड़वापन का एहसास दिया आपको, उसको हम क्या कहेंगे, क्षारक कहते हैं। ठीक है, एवं लवण की बात करें तो नमकीन पदार्थ जितने भी होते हैं तो वो क्या होंगे, वो लवण के अंतर्गत आएंगे। तो रसायन की भाषा में बताया जाए तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी पदार्थ यूज करते हैं उन पदार्थ की नेचर जानने के लिए, उन पदार्थ की हमको फीलिंग जानने के लिए रसायन ने उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। एक तो अम्ल रखा, एक लवण रखा और एक क्षारक रखा। यानी अम्ल खट्टे वाले पदार्थ, जो क्षारक होगा वो कड़वे वाले पदार्थ और लवण जो होगा न्यूट्रल वाले पदार्थ। ठीक है, तो एक तरह का नमकीन टाइप पदार्थ। तो ये 3 कैटेगरी में रखा गया। इन्हीं 3 कैटेगरी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे और इसके बीच होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए। मैं कुछ पॉइंट आप लोग को अम्ल के बारे में लिखाने वाला हूं, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, फिर क्षारक के बारे में लिखाएंगे, फिर लवण के बारे में लिखाएंगे, फिर दोनों के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में आप लोग को पूरे डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सब रेडी है, स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकालिए आप लोग और लिखिए इसको, अम्ल के बारे में कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग को लिखना है। ठीक है, सबसे पहला चीज कि अम्ल जो है वो स्वाद में क्या होते हैं जी, अम्ल स्वाद में बोलेंगे सर खट्टा होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। किसको बदलते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। आप में से बहुत से का कमेंट होगा कि ये लिटमस पत्र क्या होता है जी। लिटमस पत्र देखो हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या होता है। ये लिटमस पत्र जो एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है, ये प्राकृतिक सूचक होता है। 1 मिनट, लेट मी चेंज इट बैकग्राउंड। हाँ, कहाँ से चेंज होगा ये, चलिए देखिए, लिटमस पत्र जो होता है वो क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक यानी एक प्रकृति द्वारा जैसे पत्ते गोभी से बनाया जाता है, यानी प्राकृतिक जितने भी पौधे वगैरह होते हैं, लाइकेन के पौधे हो गया, ये सब से लिटमस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका काम कि इसमें अगर अम्ल डालते हैं ना तो इसका कुछ कलर में चेंजिंग आता है। बोलेंगे क्या चेंजिंग आता है, तो अम्ल में जो है डालने पर लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है जी, लाल कर देता है। अम्ल डालने पर लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल को हम क्या कहते हैं, बोलेंगे सर एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एसिड कहते हैं। यहाँ पे दिया है ना आपको एसिड के बारे में, हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अच्छा, ये एसिड जो कहां से आया है,
एसिड के बारे में बात करते हैं। ये एसिड जो है कहाँ से आया बताइए यहाँ पे, तो बोलेंगे सर एसिड जो आया है आपका आया है लैटिन भाषा का शब्द है। ये किसका है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये एसिड बताने का मतलब ये हुआ कि एसिड जो होता है ना, इसमें क्या होता है, एसिड में रेड होता है, क्या होता है, रेड होता है। तो याद रखिएगा एसिड के लास्ट में डी आता है और रेड के लास्ट में डी आता है। तो याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है वो लिटमस पत्र को क्या बनाता है जी, लाल बनाता है। लाल को हम क्या कहते हैं, रेड कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल यानी एसिड लास्ट में डी, तो क्या बनाएगा, लास्ट में डी रेड में आता है तो क्या बनाएगा, वो लाल बनाएगा। अगर आप हिंदी के माध्यम से याद रखेंगे तो जैसे अम्ल, अम्ल में लास्ट में क्या आता है, लौ आता है, तो लाल में लास्ट वाला जो वर्ण आता है वो क्या आता है, लौ आता है। तो अभी याद रखेंगे कि अम्ल में जो है लिटमस पत्र क्या करता है, मतलब अम्ल जो है लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल में लौ आता है और लाल में भी लौ आता है, तो अम्ल क्या करता है, लिटमस पत्र को लाल करता है। याद रखेंगे, और से अम्ल में लौ आता है, लिटमस में भी लौ आता है, लौ से शुरू होता है और क्या करता है, वो लाल करता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट आप लोग कि अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पत्र को क्या बदल देता है, तो बोलेंगे सर लाल में बदल देता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। देखो जलीय विलयन में ये क्या देता है जी, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या हुआ, तो हाइड्रोजन का आयन का मतलब ये हुआ कि किसी भी अम्ल को अगर आप जल में घुलेंगे, किसमें घुलेंगे, जैसे HCl एक अम्ल है, इसको हम जल में घुलेंगे, किसमें घुलेंगे, जल में घुलेंगे। तो आपको जल में घुलने के बाद ये क्या देगा जी, हाइड्रोजन आयन H+ और Cl दे देगा, यहाँ पे Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन कहते हैं कब, जब ये जल में घुलेगा तब। इसी तरह एक जल ले लेते हैं H2, मतलब अम्ल ले लेते हैं H2SO4, ये भी एक अम्ल है। इसको भी जब जल में हम घोलेंगे तो ये क्या देगा हमको, H2 देगा और प्लस का SO4 माइनस का 2, यानी दो इसका अणु जो है माइनस में, दो जो है ये माइनस का चार्ज रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी क्या दे रहा है, ये H मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। क्या दे रहा है जी, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी जल को मतलब अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो वो क्या देता है जी, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि ये एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, एसिड शब्द जो है बोलेंगे ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। ये भी चीज लिख लेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं, आगे कुछ और जानकारी अम्ल के बारे में। एकदम सारे क्वेश्चन को आप मतलब आप लोग जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको रिविजन करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि प्रबल अम्ल एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल यानी शक्तिशाली अम्ल जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, मजबूत कह सकते हैं। दुर्बल मतलब लूज यानी कमजोर, ठीक है। तो ये दो तरह के अम्ल होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। अब बताएंगे सर ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आया, तो मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। डेफिनेशन अगर पूछे प्रबल अम्ल किसको कहते हैं तो मैं सिंपली कह सकता हूं, आप लोगों को डेफिनेशन इस तरह लिखिएगा कि कोई भी अगर अम्ल जल में घुलने पर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, क्या देगा, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं HCl को अगर जल में घोलूंगा ना तो ये अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, तो HCl को हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है। अब देखो प्रबल अम्ल जो होता है हमेशा वो स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, यानी बहुत ही खतरनाक होता है। यानी आप सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं खतरनाक वाले अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब जो है इंसान के द्वारा बनाया गया अम्ल है और ये सब जो है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर आपके त्वचा में पड़ जाए या फिर इसकी सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ही हार्म पहुंचा सकता है। कौन सा अम्ल, प्रबल अम्ल। अब देखो दुर्बल अम्ल, तो फिर दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो ये जो है दुर्बल होते हैं, ये कमजोर होते हैं, इसका कोई मतलब इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बोले कौन से फिर दुर्बल अम्ल के उदाहरण जाएगा, जैसे आप देखेंगे दही में लैक्टिक अम्ल पाया था, अब लोग दही खाते हैं, छूते हैं, जबान में आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इस वाले अम्ल को अगर जबान के हाथ में भी आ जाए तो आपका हाथ खत्म हो सकता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल जो है बहुत मात्रा में अत्यधिक डेंजर होते हैं और दुर्बल अम्ल जो होते हैं उसको हम आसानी से चख भी सकते हैं और वो नुकसान नहीं होता। अधिकतर जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं ना वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। प्राकृतिक अम्ल का मतलब वो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ होता है, जैसे नींबू का रस,
हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे अनार का मतलब वो क्या कहते हैं, आपका नींबू का रस हो गया, उसके बाद वो तो हो गया ऑरेंज का रस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जितने भी खट्टे वाले पदार्थ है ना, सभी जो है ये दुर्बल अम्ल के अंदर आते हैं। और बोलेंगे दुर्बल अम्ल में सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो कार्बन की मात्रा होती है, उसको हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। जैसे CH3COOH, CH3COOH, ये कार्बनिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा जिसमें भी अम्ल होगा, जिस अम्ल में भी कार्बन की मात्रा होगा उसको हम कार्बनिक अम्ल कहेंगे। और कार्बनिक अम्ल जो होते हैं अधिकतर दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में मुझे पता है आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझ जाइए। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, जो इंसान को डेंजर पहुंचाए, किसी भी चीज के लिए डेंजर हो, उसका हमको अच्छे से इस्तेमाल करना, बड़ी सावधानी के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है। दुर्बल अम्ल जो हमारे के लिए कितना नुकसान नहीं हो, हमारे लिए फायदेमंद भी होता है, या फिर हम जो उसको आसानी से छू भी सकते हैं, यानी कोई भी हमको हार्म नहीं पहुंचाए, उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जो होता है हाइड्रोजन, जल में घुलने का कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि प्रबल अम्ल जो तो जल में घुलने का अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। खट्टा तो दोनों ही होता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल तो दोनों समाप्त हो गया। अब देखो कुछ उदाहरण दी गई है, इसके बारे में आप लोग समझ जाइए। HCl H2SO4 HNO3 CH3COOH, ये लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ये सब जो है क्या है, तो बोलेंगे सर ये सब दुर्बल अम्ल है और ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। इसके उदाहरण आप लोग एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप आ जाते हैं, उसी में टॉपिक दिया सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। क्या दिया जी, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो बताइए दे सर, ये तो समझ गया प्रबल दुर्बल, और फिर ये सांद्र और तनु कुछ खास समझ में नहीं आया। देखो क्या किसको कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को प्रबल बताया था कि जल में घुलने का अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देता है, ठीक उसी प्रकार सांद्र तनु भी उसी टाइप का एक तरह समझ लीजिए। 2 बीकर हमने लिया, ठीक है। 2 बीकर में एक में जो है, दोनों में जो हम 500 ग्राम करके, ये जो 500 ग्राम करके हमने जल डाल दिया, ठीक है। इसमें भी क्या डाल दिया, 500 ग्राम जल डाल दिया। इसमें जो हम अलग से जो है 200 ग्राम जो है आपको फिर जो है इसमें अम्ल डाल दिया। क्या डाल दिया जी, अम्ल डाल दिया। और इसमें जो हम 500 ग्राम क्या डाल दिए जी, अम्ल डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया, अम्ल। अब बोलेंगे ये डालने का मतलब क्या हुआ, तो देखो क्या हुआ, मतलब जैसे 200 ग्राम अम्ल गया और 500 ग्राम जल गया, इसका जो वेट हो गया कितना ग्राम हो जाएगी जी, 700 ग्राम हो गया, ठीक है। कितना ग्राम हो गया, 700 ग्राम। अच्छा, इसको भी बराबर कर देते हैं, चलो इसको हम मान लेते हैं 200 ग्राम जल, ठीक है। कितना ग्राम जल, चलो 200 ग्राम जल मान लिए। अब देखो यहाँ पे 700 ग्राम हो गया, ये 500 ग्राम अम्ल मारे, 200 ग्राम जल मारे, तो ये भी 700 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया जी, 700 ग्राम। अब देखो बताएंगे कि सर दोनों में तो अम्ल भी है, इसमें भी अम्ल है, क्योंकि अम्ल डाले तो खट्टा का एहसास होगा, तो वो अम्ल है, ठीक है। तो ये क्या है, बोलेंगे ये भी आपका अम्ल है। ये क्या है, तो बोलेंगे ये भी अम्ल है, क्योंकि इसमें खट्टा है। तो आप बोलेंगे फिर दोनों में अंतर क्या, अम्ल दोनों है, बोलेंगे बस यही दोनों में अंतर है कि इसमें अम्लता की मात्रा कम है, इसमें अम्लता की मात्रा अधिक है। इसी को तो हम कहते हैं सांद्र और तनु। इसको कम है तो बोलेंगे सर इसको तनु कहेंगे। क्या कहेंगे, तनु कहेंगे। इसमें अधिक अम्लता की मात्रा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। तो हम ये डिफिनेशन कह सकते हैं, जब भी किसी मतलब विलयन में, एक तरह के पानी का घोल है तो उसको विलयन ही कह सकते हैं। जब भी किसी विलयन में, ठीक है, अम्ल की अत्यधिक मात्रा हो, अम्ल की अत्यधिक मात्रा हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर उसको हम सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। और जब किसी विलयन में अम्ल की कम मात्रा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। क्लियर है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है सांद्र और तनु के बारे में। देखिए आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो सांद्र अम्ल कहेंगे। जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। इतना समझ में आ गया है, चलो अच्छी बात है, याद कर लेंगे। चलिए, तो अम्ल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम लोग खत्म कर दिए। अब कुछ जान लेते हैं सेम उसी प्रकार क्षारक के बारे में आप लोग लिखना है कि ये जो क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होता है जी, स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, ये नीले लिटमस पत्थर को जो सॉरी ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है जी। क्षार को हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्षार को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब देखो नीला, नीला में क्या होता है जी, ब्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू। अब देखो इंग्लिश में बेस कहते हैं
और हिंदी में इसको क्या मतलब है, सॉरी इंग्लिश में क्षार को बेस कहते हैं और नीला को इंग्लिश में ब्लू कहते हैं, याद रख सकते हैं। बहुत से मतलब बी से बेस और बी फॉर ब्लू। तो बेस जो होते हैं लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और आपका जो आपका एसिड था, एसिड में लास्ट वाला लेटर लिया डी और इसका रेड वाला लास्ट वाला डी, तो ये एसिड जो क्या करते हैं रेड कर देते हैं, बेस जो है क्या करते हैं ब्लू कर देते हैं। किसको, लिटमस पत्र को। लिटमस पत्र के बारे में हम लोग थोड़ा और भी आगे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलिए अगला करें कि ये जलीय विलयन में OH आयन देता है। देखिए जैसे हाइड्रोजन आयन जो दे रहा था, कौन दे रहा था जी, तो बोलेंगे सर वो अम्ल दे रहा था। कौन दे रहा था, अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या दे रहा था, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन आयन दे रहा था। कहाँ पे, जब हमने अम्ल को जल में घोला था तो क्या दे रहा था, हाइड्रोजन आयन यानी H+। लेकिन जब हम अगर क्षारक को जो है अगर हम जल में घोल रहे हैं तो बोल रहे हैं ये तो OH- देगा, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे रहा है। कैसे, जैसे NaOH एक जो है क्या है जी क्षारक है, इसको जल में घोलेंगे तो हमारा क्या दे रहा है, बोलेंगे सर Na दे रहा है और OH जो है माइनस में दे रहा है, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे रहा है, ठीक है। तो यही कहना कह रहा है कि जब भी हम जल में घोलते हैं किसको, क्षारक को, तो वो हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में आयन देता है। उसमें हाइड्रोजन आयन दे रहा था अम्ल में, इसमें हाइड्रोक्साइड, बस इतना ही छोटा सा अंतर है, एक दूसरे के विपरीत है। कह रहा है कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कह रहा है कि इसी तरह इसमें भी दिया हुआ आपका परबल क्षारक, जैसे हमने पढ़ा कि परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक उसी प्रकार क्षारक में भी होते हैं। कोई खतरनाक क्षारक होते हैं, कोई इतना खतरनाक नहीं, तो जो हमारे लिए जो है इतना कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। बोलेंगे कौन से खतरनाक है वो भी बता दीजिए, बता दे रहे हैं। NaOH, KOH, CaOH2 ये सब जो खतरनाक है, बहुत ही अत्यधिक जो है हो सकता है आपको भी नुकसान ये पहुँचा सकता है, ठीक है, आपके लिए हार्मफुल हो। तो ये सब जो है इसमें आप बोलेंगे इसको हम कैसे डिफिनेशन लिए, तो उदाहरण हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं जब भी किसी क्षारक को जल में घोलने पर अधिक मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है उसको हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे परबल क्षारक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, परबल क्षारक कहेंगे। दिया हुआ चीज आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं। परबल क्षारक किसको कहते हैं, जब किसी जलीय विलयन में घुलने पर क्या कहते हैं क्षारक को, मतलब जब किसी जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको हम क्या कहेंगे, परबल क्षारक कहेंगे, ठीक है। चलिए दुर्बल क्षारक उसको कहेंगे जब किसी जलीय विलयन पर, मतलब जलीय विलयन पर घुलने पर यह कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब देखो क्षार जो है क्या होता है। क्षार जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नहीं समझ में आया क्या होता है, जैसे अब मैं मान लेता हूं यहां पे एक बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने जो है जल डाल दिया। क्या डाल दिया, बोलेंगे सर जल डाल दिया आपने। अब देखो इस जल में जो है, ये जल नहीं बना क्या, देखो अब जल में क्या है कि हमने एक क्षारक डाल दिया जी। क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। क्या है, एक क्षारक है। जब जल में ये जो मिल गया ना तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर इसको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्षार कैसे होता है, अक्षरों से होता है ना, क्या कहते हैं हम, क्षार कहते हैं, ठीक है। वही चीज कहना चाहता है यहाँ पे। क्या कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई भी चीज जल में घुलने के बाद जो NaOH अब जो बनागा, ये NaOH जो है हमारा जो है इसमें घुलने के बाद क्या कहलाएगा, तो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक है। याद रखना जितने भी क्षारक होते हैं ना वो जल में घुलते नहीं सभी, हाँ, लेकिन जितने भी क्षारक अगर जल में घुल गए तो वो क्षार कहलाएंगे। अब NaOH जो आपका क्षार कहला क्योंकि ये जल में घुल गया। अगर ये जल में नहीं घुलता NaOH तो फिर आपका क्षार नहीं कहलाएगा। आगे में एक पॉइंट में हम लोग को लिख लेंगे उसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहता है। अच्छा आगे में एक चीज कह रहा है कि एक लवण के बारे में भी, कि लवण जो अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अब तो हम लोगों ने अम्ल पढ़ लिया, क्षारक भी पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया, लेकिन अम्ल लवण और ये मतलब सॉरी अम्ल और क्षारक पढ़ने का लवण तो गायब हो गया। तो लवण के बारे में कुछ जान लेते हैं, ये होता कैसे है। ये दोनों की बीच की अभिक्रिया से होता है। क्या बोलेंगे सर, ये बोलेंगे HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्या है, बोलेंगे एक क्षार्य है। इन दोनों के साथ में जब अभिक्रिया कराएंगे ना, क्या कराएंगे, इसमें लिख देते हैं आपको, जब दोनों के बीच में अभिक्रिया कराएंगे। कौन दोनों के बीच में, तो एक अम्ल HCl और एक क्षार्य क्या NaOH, ठीक है,
OH। अब देखिए यहाँ पे एक HCl एक क्या है, क्षारीय है, एक NaOH क्या है, सॉरी HCl एक अम्ल है, NaOH क्षारीय है। जब परस्पर अभिक्रिया होगी ना तो हमारे इस अभिक्रिया होने के बाद हमें जो प्राप्त होगा लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बोलेंगे लवण। सर लवण क्या, कौन सा लवण प्राप्त होगा, तो देख लो यहाँ पे HCl का Cl यहाँ से और Na, तो ये एक NaCl एक साधारण नमक बनाएगा। क्या बनाएगा, साधारण नमक बनाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पे जल भी बनाएगा। क्या बनाएगा, तो बोलेंगे सर H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। तो हम साधारण से भाषा में बोल सकते हैं कि जब भी अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षारीय, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करती है तब जो पदार्थ कौन सा बनाता है, तो बनाता है लवण और जल। क्या बनाता है, लवण और जल। और इस वाले अभिक्रिया का एक नाम है, पता है कौन सा नाम है, वो याद रख लीजिए। इस वाले अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोलेंगे क्वेश्चन की उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने की प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे जाते हैं। आगे मैं क्या कर रखा है, तो लवण के बारे में पढ़ लिया हम लोग। लवण कैसे बनता है, तो अम्ल और क्षारक दोनों के मिलने से बनता है। अम्ल और क्षारक के बारे में आप लोग डिटेल से समझ चुके हैं। आगे देखिए कुछ सूचक के बारे में बता रखा आप लोगों को। अच्छा ये चीज देखो, अम्ल के कुछ उदाहरण NaCl हो गया, KCl, ये सब जो अम्ल के उदाहरण, सॉरी अम्ल बोल रहे हैं, यानी लवण के उदाहरण है। किससे उदाहरण है, तो बोलेंगे लवण के उदाहरण है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रखा है आगे, मतलब क्वेश्चन क्या है, मतलब एक पॉइंट देखना है आपको। सूचक जो किसको कहते हैं, तो सूचक जो कहते हैं ना, हम लोग मापने वाले चीज को हम सूचक कहते हैं। किसी भी अम्ल और क्षारीय लवण की जो हम माप करते हैं उसकी जो नेचर जानते हैं ना, तो जिस चीज की हम सहायता लेते हैं उसको हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे मुझे अगर कुछ वजन मापना हो तो हम क्या तराजू का सहायता लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हम अम्ल को मापेंगे ना, तो अम्ल एक सूचक के द्वारा मापा था, उसी को हम सूचक कहते हैं। चाहे वो क्षारीय हो सकता है, यानी तीनों चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, अम्ल क्षारीय लवण, तो इन चीज को मापने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, तो सूचक की जरूरत पड़ेगी। तो उसको देखो हम कैसे किसको सूचक कहते हैं। आप लोग इसको इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं कि सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल क्षारीय की उपस्थिति तथा रंग गंध अम्लीय क्षारक के माध्यम में बदला जाता है, उसके गुण धर्म के बारे में पता लगाता है। किसके द्वारा, तो सूचक के द्वारा हम लगा सकते हैं। तुम कह सकते हैं सूचक एक ऐसा यंत्र है जिससे हम किसी भी पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता, रंग, विलयन, ये सब के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, उसको हम सूचक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कुछ हम लोग को क्या पढ़ना है। दो सूचक के प्रकार पूछ रखा है यहाँ पे, प्रकार पूछ रखा है, क्या मतलब आपको जानना है कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। देखो सूचक जो होते हैं एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, ठीक है, एक होता है कृत्रिम सूचक जो इंसान बनाता है उस चीज को, ठीक, एक होता है गंधीय सूचक, ठीक है। अब देखो ये सूचक में आप लोग बताइए, जैसे लिटमस पत्र बताए थे उसमें ना, तो हम उसके बारे में अभी थोड़ा पढ़ने वाले हैं। देखो प्राकृतिक सूचक में कुछ ऐसे पदार्थ होगा जो प्रकृति द्वारा खुद से बना हुआ है। जैसे अगर हल्दी को देखते हैं आप, कभी साबुन वगैरह लगाएंगे तो हल्दी रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, जबकि आप उसमें देखेंगे तो हल्दी क्या प्राकृतिक पदार्थ है ना, तो उसमें जैसे साबुन लगाते मतलब क्षारीय लगता है, क्षार लगने के बाद एकदम पूरा गहरा मतलब लाल हो जाता है ब्लड की तरह। तो इसका मतलब क्या चलता है कि प्राकृतिक है, लेकिन उसमें गया कौन गया, साबुन गया। साबुन क्या एक क्षारीय है, और क्षारीय जाने के बाद उसको कुछ रिएक्शन किया और उसके बाद उसके कलर में चेंजिंग आया, तो हमको ये अनुभव हो गया कि हाँ ये क्षारीय है। अगर आप हल्दी में हाथ लगाएंगे तो ऐसा कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं, क्योंकि आप हाथ का उदासीन है। आपका पीएच मान कितना होता है शरीर का, 7 से 8 होता है, 7 से 7.8 होता है ना, तो क्या कहते हैं कि पीएच मान उसका क्या होता है, कब 7 से 7, अरे आवाज मत करो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या होता है 7 से 8 होता है, 8 के बीच होता है शरीर का पीएच मान। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे भूल गए हम क्या बोलने जा रहे थे, चलो इसको जान देते हैं। आगे करा कि प्राकृतिक सूचक के बारे में जानना है कि ये पौधे में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में, क्योंकि प्राकृतिक सूचक तो इंसान तो बना सकता नहीं है, ये पौधे में पाए जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि ये लिटमस होगा, लाल पत्ता गोभी होगा, या फिर हाइड्रोजिया के पौधे होगा, फूल होगा, हल्दी होगा, ये सब चीज जो किस में आएगा, तो प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा कृत्रिम सूचक के बारे में जान लेते हैं। जैसे रासायनिक पदार्थ हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फेनोलिथिन हो गया, ये सब जो इंसान बनाते हैं, ठीक है, यानी मनुष्य के द्वारा ये चीज पदार्थ बनाते हैं। और इस पदार्थ में जब अम्ल क्षारीय को अलग अलग टाइम पे डाला जाता है, यानी अलग अलग कंडीशन पे, तो इसके कलर में कुछ बदलाव आता है। ठीक है, इसी बदलाव को मतलब आने के कारण हम पता लगाते हैं कि वो पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय। ठीक है, फिर है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में कहते हैं इन पदार्थों की जो है गंधीय अम्लता होती है। गंधीय सूचक में क्या होता है, मतलब गंध से पता चलता है कि क्षारक होगा तो कोई अलग गंध होगा, अम्ल होगा तो कोई
अलग गंध निकलेगा, ठीक है। जैसे प्याज होगा, लौंग होगा, तेल होगा, ये सब चीज़ से हम भी निकाल सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय, ठीक है। याद रखिएगा सूचक कितने प्रकार के, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में प्याज, तेल, लौंग वगैरह आ जाएगा। कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाया सूचक में मिथिल, ऑरेंज हो गया, फिनॉल, ये सब इस तरह का केमिकल पदार्थ है वो आ जाएगा। प्राकृतिक में इससे लाल पत्ता गोभी हो गया, लिटमस पत्र हो गया, ठीक है, हाइड्रोजिया पौधे के फूल हो गया, हल्दी हो गया, फिर ये सब जो है प्राकृतिक सूचक आ जाएगा, ठीक है। ये सब में कुछ भी मतलब क्षारीय डालोगे या फिर अम्ल डालोगे तो उसका रंग में परिवर्तन आता है। ये सब में क्या आता है, रंग में परिवर्तन आने लगता है, ठीक है। याद रखिए ये सब सारे जो सूचक कहलाते हैं। सूचक के 3 प्रकार होते हैं। आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक सूचक में जो आएगा, लिटमस आएगा, लाल पत्ता गोभी आएगा, हल्दी आएगा, और ये क्या है, हाइड्रोजिया के फूल का रस आएगा। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट में कई बार क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से, कह रहा है कि लिटमस पत्र में जब हम अम्ल डालेंगे ना तो ये क्या कर देगा, लाल कर देगा। क्या बोलेंगे सर, लाल कर देगा। किसमें, जब लिटमस पत्र पे, और लिटमस क्या एक प्राकृतिक सूचक है। अगर इसमें हम क्षार डालेंगे ना तो नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिटमस पत्र लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो एक यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हमारा अम्ल है, क्या है जी, अम्ल है। हमने अम्ल को यहाँ पे टपकाया और एक यहाँ पे हमने क्षार ले रखा है। क्या रखा है, चलो ये क्षार मान लेते हैं, ये क्षार रखा है, इसको यहाँ पे टपका है। अब दोनों जो कलर में कोई परिवर्तन, लेकिन जैसे यहाँ पे क्षार पर आना तो इसका रंग जो है ना क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये जो है नीला हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पदार्थ जहाँ पे भी क्षार गिरा ये पूरा क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोलता है कि ये पदार्थ में जैसे अम्ल पर आना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, अम्ल देने पर ये लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। कलर इसका मतलब मान लो कोई कलर में चेंजिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन अम्ल पड़ने के बाद इसको रेड में बदल दिया और क्षारीय पड़ने के बाद इसमें क्या बदल दिया, नीला में चेंज कर दिया। तो याद रखना ये कब होगा, जब लिटमस पत्र पे आप अम्ल डालेंगे तो लाल होगा और क्षार डालेंगे तो नीला होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगला जो आपको समझ दे रहा है पत्ता गोभी के बारे में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्या रखा, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में जब अगर हम अम्ल डालेंगे तो ये लाल होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार लिटमस पत्र की तरह, लेकिन जब क्षार डालेंगे तो यहाँ पे नीला नहीं होगा, पत्ता गोभी में हरा होगा। क्या होगा, पत्ता गोभी में हरा होगा। कभी आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पत्ते गोभी में जब हम क्षार डालेंगे तो उसका रंग में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको लिखना है हरा होगा, ठीक है। चलिए एक हल्दी है, हल्दी में अगर अम्ल डालेंगे ना तो कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे हल्दिया उसका कलर है ना वही रहेगा, लेकिन इसमें क्षार जैसे साबुन वगैरह डालेंगे तो लाल बन जाएगा, एकदम गहरा लाल, ठीक है, एकदम पूरा ब्लड की तरह, ठीक है। याद रखिएगा। फिर है कि हाइड्रोजिया फूल के रस, इसमें नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, नीला, उल्टा हो रहा है इसका। इसमें लाल मतलब नीला क्या, क्षारीय मतलब लिटमस में क्षार डालने से होता है, लेकिन इसमें अम्ल डालने पर किसमें, तो हाइड्रोजिया फूल के रस में नीला होता है, और इसमें क्या होता है, गुलाबी होता है। क्या होता है, गुलाबी होता है, ठीक है। तो ये चीज था कौन सा, प्राकृतिक सूचक था, इसमें कुछ ऐसा कलर में चेंजिंग होता है। अब आते हैं कुछ कृत्रिम सूचक में डालने पर क्या चेंजिंग आता है। तो देखो ये सब चीज आप लोग को अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेना, चाहे इसका पूरा चैट को आप लोग उतार लेंगे, बहुत ईजी होगा। इस तरह जो ना किताब में कोई लोग समझाते हैं ना एकदम बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखा देते हैं, यानी बहुत लंबा में लिखा देते हैं, इसलिए एक ही चार्ट में आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कृत्रिम सूचक में क्या आएगा कि हाइड्रोजिया के मतलब ये तो हो गया, जैसे फिनॉल हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, फिनॉल हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। तो ये दो जो आपका क्या आएगा, कृत्रिम सूचक आएगा, इसमें रंगहीन होगा, इसमें कोई रंग नहीं होगा, रंगहीन एकदम पानी की तरह, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, गुलाबी होगा, ठीक है, क्या डालने पर, क्षारक डालने पर। उसके बाद इसमें जो आपका मिथिल ऑरेंज होगा ये लाल कर देगा, और ये क्या कर देगा, पीला कर देगा। क्षार डालने पर पीला करेगा और अम्ल डालने पर लाल करेगा, किसमें, मिथिल ऑरेंज में। ये क्या है, दोनों कृत्रिम है, और ये क्या तरह, एक तरह का रसायन है, यानी एक तरह का केमिकल है सब, ठीक है। चलिए अब देखो गंधहीन सूचक में क्या आता है, प्याज आता है, उसके बाद वेनिला आता है, लौंग का तेल आता है। इसमें अगर डालोगे तो क्या होगा, ये तीक्ष्ण गंध होगा। अगर अम्ल डालोगे तो तीक्ष्ण गंध होगा, और क्षार डालोगे तो कोई गंध नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका वेनिला में डालोगे तो समान गंध रहती है, कोई गंध अच्छा, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा, समान गंध रहती है, तो इससे तो इतना कोई आपको इफेक्ट पता नहीं चलेगा अम्ल है क्षारीय, समान गंध रहती है। चलिए कोई ये मतलब दोनों लगभग समझो कि कोई काम का इतना नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, करा कि अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, ठीक है। देखो आप इसके कुछ वो तो हम लोग पढ़े थे उसका गुण के बारे में, ठीक है। अम्ल क्षारीय के भौतिक गुण समझ सकते हैं एक तरह का, कि वो स्वाद में खट्टा होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन इसके कुछ रासायनिक गुण भी है। आपको कभी कभी ये भी पूछ सकता है रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल और क्षारीय में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो आप ये नहीं लिख देंगे कि यह पदार्थ खाने में स्वाद में खट्टा होता है, ये होता है, वो भौतिक गुण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रासायनिक गुण में क्या होता है, तो बोलेंगे बस बता दीजिए, अम्ल और मतलब धातु जब आपस में अभिक्रिया करेगा ना तो लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा जी, तो बोलेंगे सर लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। फिर क्षारीय क्या बनाएगा, तो बोलेंगे ये भी सेम ही बनाएगा। जब भी ये
क्षारीय जो है धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये भी लवण और हाइड्रोजन ही बनाएगा। ठीक है, बोलेंगे कैसे बनाएगा सर, तो देखो यहाँ पे HCl है और Zn है, दोनों आपस में अभिक्रिया तो ZnCl2 ये एक तरह का लवण है। क्या है ये जी, लवण है। और ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। ये NaOH एक क्षारीय है और Zn से अभिक्रिया तो Na2ZnO2 ये सोडियम जिंकेट ये भी क्या है, एक तरह का लवण है। क्या है जी, तो बोलेंगे सर लवण है। फिर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। तो दोनों सेम बना रहा है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करे, चाहे वो अम्ल हो या फिर वो क्षारीय हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है हम लोग को पॉप टेस्ट हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक प्रयोग के बारे में आपको बताया, इस चीज को प्रयोग करते हैं, इसको स्किप करते हैं, इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे देखो धातु कार्बोनेट क्या कह रहा है कि धातुएं कार्बोनेट तथा धातुएं बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अब जो धातुएं जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया क्या कर सकता है, तो देखो अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करेगा, अम्ल प्लस धातु के कार्बोनेट तो बनाएगा लवण प्लस CO2 प्लस जल। ठीक है, लेकिन ये क्षारीय के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। ये सब जो हम बता रहे हैं अंतर दोनों का रसायन अभिक्रिया का अंतर बना रहे हैं। ठीक है, रासायनिक गुणों के आधार पर, वो था भौतिक। ठीक है, याद रखिएगा। उसमें जब वो आपका किससे अभिक्रिया कर रहा था, धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा था, तो दोनों का सेम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या धातु के कार्बोनेट के साथ जब कर रहा है ना, तो लवण और CO2 प्लस जल बनाता है, लेकिन इसमें कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखो जब ये जैसे यहाँ पे दिया HCl Na2CO3 प्लस Na, तो इसमें तो करता है, उसमें तो कोई नहीं होगा, छोड़ दिए इसको। चलिए आगे में करा कि अम्ल धातुओं के कार्बोनेट से लवण, वो तो हो गया। चलिए चूने के पानी के साथ टेस्ट करते हैं एक बार। चूने के पानी के टेस्ट है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी जो है दुधिया हो जाता है। क्या होता है, पानी दुधिया होता है, जैसे CaOH2 प्लस CO2 तिरका चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ CaCO3, ये अभिक्रिया है जिसमें दिखा रहा है कि सफेद अवक्षेपण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ आप लोग को दोनों का अंतर जाना था, अम्ल व क्षार के परस्पर अभिक्रिया। आप इसको जान लेते हैं, जो आप लोग को बताइए एग्जाम में, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, आपको बताए तो शुरुआत में ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी हम अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम ये लिखेंगे, जब भी किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब वो लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, तो देखो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हो, जब अम्ल द्वारा क्षारक को परीक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल को प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप थोड़ा कुछ लंबा दिया वहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। फिलहाल हम जो आपको बताएं उस चीज को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उदाहरण में दिया होगा NaOH एक क्या है, एक लवण एक क्षारीय है, HCl क्या है, एक अम्ल है। तो क्या हुआ, अम्ल और क्षारीय आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है जी, NaCl, जो कि क्या है, बोलेंगे सर लवण है। क्या है, लवण है। H2 है, क्या है, तो बोलेंगे जल है। तो इसी को तो हम तो उदासीनीकरण कहते हैं। जब भी अम्ल और क्षारीय आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है कि जब भी जो है ना परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारीय अगर जुड़ेगा ना, तो हमेशा जो है अम्लीय लवण होगा। क्या बोलेंगे सर, अम्लीय लवण होगा। बोलेंगे क्यों अम्लीय लवण होगा, जैसे आपको बताए थे कि परबल जो अम्ल होते हैं वो अधिक ताकत होते हैं, उसका एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें अम्लता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जाहिर सी बात है जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो पदार्थ उतना ही अम्ल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रखा परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। अगर आपका दोनों दुर्बल क्षारक और दोनों दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक होता तो वो तो उदासीन हो जाता। ठीक है, क्या होता, वो उदासीन, आपस में बराबर हो जाता ना, पर क्षारीय रहता। क्योंकि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे एक इंसान के पास 4 रुपये है, आप प्लस एक माइनस में 4 रुपये जुड़ रहे हैं, तो बताओ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर दोनों तो बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें कोई मतलब बराबराई नहीं है, क्योंकि एक नुकसान में तो एक प्लस में है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर बोलेंगे एक अम्ल है जिसका pH मान 5 है, ठीक है, एक क्षारीय है, ठीक है, जिसका pH मान 5 है, तो कितना 7 से कम है, 2 कम है, तो ये कितना 7 से होगा 9। तो आप बोलेंगे तो दोनों तो बराबर है, क्योंकि ये 7 में 0 होता है। याद रखिएगा pH 7 में, इसका pH इसका 7 होगा, वो 7 में क्या होता है, पदार्थ 0 होता है। तो 5 कितना कम है 7 से, तो बोलेंगे सर 2 कम है। अच्छा 9 कितना अधिक है, तो बोलेंगे सर 2 अधिक है। तो जितना क्षारीय है उतना मतलब अम्ल भी है, यानी जितना खट्टा अम्ल है उतना जो है आपका कड़वा क्षारीय भी है। जब दोनों के गुण बराबर है आपस में मतलब मिलेगा,
तो पदार्थ तो जीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया ना, उसके कोई गुण होगा ना अम्लता होगा ना वो क्षारीयता होगा। लेकिन यहीं पे यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि जब परबल अम्ल यानी अम्लता की मात्रा अधिक वाला, ठीक है 1 मिनट, देखिए जब परबल अम्ल यानी अम्लता की मात्रा अधिक है और दुर्बल क्षार यानी क्षार की मात्रा कम है, तो वो तो आपस में तो अभिक्रिया करेगा कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे अम्ल की मात्रा अधिक है तो वो अम्लीय लवण होगा, बनेगा तो लवण ही, याद रखिएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो जाहिर सी बात कि जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है वो तो लवण बनेगा ही, बनेगा तो लवण ही। लेकिन बोलेंगे लवण का किस तरह का रूप होगा, स्वाद होगा, तो बोलेंगे अम्लीय लवण होगा। बोलेंगे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम परबल अम्ल लगा रहे हैं, अम्ल अधिक वाला मात्रा लगा रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम यहीं पे दुर्बल अम्ल लगाएंगे, परबल क्षारक लगाएंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो क्षारक की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि परबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग क्षारीय होता है, बहुत मजबूत वाला होते हैं, और मजबूत वाला यहाँ पे कम वाला लगा, दोनों तो बराबर है नहीं, तो यहाँ अम्ल घट जाएगा, लेकिन बनाएगा तो लवण ही, लेकिन बनाएगा कौन सा गुण बनाएगा, क्षारीय वाला बनाएगा, क्योंकि परबल क्षारक मार रहे हैं हम, ठीक है, परबल अम्ल मारेगा, परबल क्षारक मारेगा। अब बनाएगा उदासीन लवण, दोनों आ गया ना बराबर में, क्योंकि परबल अम्ल भी और परबल क्षारक भी है, दोनों हेवी वाला है, तो जब दोनों हेवी वाला तो दोनों का ताकत बराबर है, जब दोनों का ताकत बराबर तो जीरो हो जाएगा, फिर तो जीरो मतलब उदासीन लवण हो जाएगा, इसमें ना ज्यादा अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन क्या होता है, जीरो में होता है। और क्या होता है, ये जल बनाएगा, जल हर एक कंडीशन में बनाएगा, लवण हर एक कंडीशन में बनाएगा, लेकिन लवण की गुणवत्ता में अंतर करेगा उसकी नेचर पे कि वो अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। लेकिन जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक लगाएंगे ना तो भी उदासीन बनाएगा, तो क्या बनाएगा, उदासीन बनाएगा, ठीक है, तो वो भी उदासीन बनाएगा, उदासीन लवण, क्योंकि इसमें दुर्बल क्षारक भी और दुर्बल अम्ल दोनों जो कम मतलब बराबर ही है, और जल बनाएगा। तो ये चीज आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे मैं और ये अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा के धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल प्लस लवण, धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल होगा तो लवण प्लस जल बनाएगा, ये कुछ अभिक्रिया है। तो ये चीज़ हम लोग मेरे ख्याल से इतना आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, फिलहाल आगे में देखते कुछ जरूरी चीज़ अतिरिक्त ऑक्साइड के साथ ये चीज़ नहीं है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अच्छा ये चीज़ थोड़ा देख लेते हैं आप लोग, जलीय की उपस्थिति में अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है, ये तो आप लोग को बता दिए, और जो क्षारीय होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कैसे देता है, देखो H प्लस H2O के साथ दिया तो ये H3O, तो ये सब कुछ अभिक्रिया दी है, HCl प्लस H2O के साथ भी तो HOC मतलब H3O, ठीक है, प्लस Cl। उसके बाद यह जल की उपस्थिति में जब क्षारक होता है तो हमारा NaOH तो H2O के साथ क्या होता है, OH देता है, यहाँ पे क्या देता है, OH देता है। उसके बाद MgO ये भी एक क्षारक है, जब जल में घुलता है तो ये OH देता है। तो हम जल में घुलने के बाद ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कौन, क्षारक, और जब लवण घुलता है तो वो क्या देता है जी, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, हाँ HCl प्लस H2O। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये मतलब दोनों का एक थोड़ा गुण था, ये चीज़ आप लोग हम शायद शुरू में बता दिए। आगे देखते करा हम लोग को सभी क्षारक जो धातु हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को मैं इस बारे में बताया था पहले कि बाद में बताएंगे कि जितने भी जो होते हैं ना आपका क्षारक, वो जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे NaOH एक क्या है, NaOH बोलेंगे सर एक क्षारक है, ये जाहिर सी जरूरी नहीं कि ये जल में घुलेगा, जब हम टेस्ट करेंगे जल में घोलेंगे तब हमको हाँ ये जल में घुल रहा है। अगर वो जल में घुल गया तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। अगर जल में नहीं घुला तो इस पर हम क्षार नहीं कहेंगे। क्षार कहने के लिए कंडीशन है कि वो जल में घुलना चाहिए, कौन, जितना भी क्षारक है, जितना भी क्षारक है वो जल में घुलेगा तो उसका नाम क्षार पड़ेगा, लेकिन नहीं घुल रहा तो क्षार नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना तो 100% गारंटी है कि जितना भी क्षार होगा वो तो क्षारक होगा ही, क्योंकि क्षार तभी बना, किससे बना, क्षारक से, और क्षारक कौन से बना, कि जब वह जल में घुला था। तो ये चीज़ इसलिए आपको पूछ रखा है कि जितना भी क्षारक होगा जल में घुलने के बाद तो वो क्षार कहलाएगा ही, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक जो वो क्षार नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जितना भी क्षारक होता है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इत्तेफाक से जो घुल गया क्षारक को उसको हम क्षार कहते हैं, लेकिन सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। जितने भी क्षार होते हैं ना वो यानी घुला हुआ वो क्षारक से ही बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना भी क्षारक वो जल में घुल जाए और वो क्षार कहलाएगा। यही चीज यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से बारीकी से समझिएगा कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जितना भी क्षारक है। चलो मान लो NaOH ये क्या है, एक जल में घुल गया, इसका नाम क्या पड़ गया, तो बोलेंगे सर इसका नाम क्षार पड़ गया, ठीक है। एक मान लेते हैं MgOH, ठीक है, MgOH लिख देते हैं, ठीक है, 1 मिनट।
MgOH होल 2, ठीक है। ये मान लेते हैं ये भी एक क्षारक है, ठीक है, और NaOH भी एक क्षारक है। ये जल में घोले ना तो ये घुल गया, इसका नाम क्या पड़ गया, तो बोलेंगे सर इसका नाम जो है क्षार पड़ गया, ठीक है। ये मान लेते हैं क्षारक है, ये भी क्षारक है, ठीक है। इसको हम जल में घोले तो बोलेंगे सर ये तो घुल ही नहीं रहा है, तो ये तो क्या है, क्षारक ये भी है ना, क्षारक वो भी था, क्षारक ये भी है, लेकिन ये जल में नहीं घुल रहा है। लेकिन ये जल में घुल गया, जैसे जल में घुल गया इसका नाम अलग पड़ गया, क्षार पड़ गया, लेकिन ये जल में नहीं घुला इसका मतलब कोई नाम ही नहीं पड़ा, ये क्षारक है ही अभी तक। तो यही कहना चाहता है जितना भी क्षार होगा यानी घुलने वाला वो किससे बना है, क्षारक से बना है ना, इसलिए कहते हैं सभी क्षार जो वो क्षारक ही होंगे। जाहिर सी बात है कि सभी क्षार वो क्षारक ही होंगे, लेकिन सभी जो क्षारक है वो क्षार नहीं हो सकते, नहीं घुला। कहाँ हुआ क्षारक, मतलब क्षार नहीं ना हुआ, ये क्षारक है पानी में नहीं घुला, मतलब क्षार नहीं हुआ। तो वही चीज करना है, जितना भी क्षारक हो वो क्षारक से बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी क्षारक जो वो क्षार ही बने, ठीक है। चलिए इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ कर याद कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज और दिया यहाँ पे कि जल में घुलने के लिए कुछ नियम दी गई, सावधानी आपको करना है कि कभी भी हम जो है अम्ल को जो है अम्ल में नहीं घोलेंगे। ये अम्ल है, अम्ल में हम कभी जल नहीं डालेंगे। ये अम्ल यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर हम जल नहीं डालेंगे। सही तरीका ये है कि जल को किसी बीकर में रखेंगे, ठीक है। जल को बीकर में रखने का धीरे धीरे से हम उसके ऊपर अम्ल गिराएंगे, ये हमारा सही तरीका है। तो ये इसलिए क्योंकि सांद्र अम्लों में जल मिलाने पर अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हीट होती है, जिससे आपका जो कांच का बर्तन होता है तुरंत से ब्लास्ट हो सकता है, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहे हैं वो फेल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सही तरीका ये है कि जल देंगे और इसके ऊपर एक परखनली रखेंगे, मतलब परखनली बोल रहे हैं यानी एक तरह का डंडा रखेंगे, और इस डंडा से जो ना हम घुमाते रहेंगे इसको, ताकि जो मिलते रहे, धीरे धीरे डालेंगे और वो मिलाते रहेंगे, तो इससे जो आपको नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो चांस बहुत ही कम रहता है। तो सही तरीका ये है कि जल में धीरे धीरे अम्ल मिलाए, न कि अम्ल में बूंद बूंद जल मिलाएंगे, तो इससे डेंजर होगा बहुत मात्रा में उष्मा। और इसे उष्मा छेपी होता है, क्यों छेपी होता है, क्योंकि उष्मा निकलता है, बाहर करता है, छेप करता है, ठीक है। इसको हम उष्मा छेपी अभिक्रिया भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल को अम्ल में डालने से ये तो बारे में आपको बता दिए। देखो यहाँ पे इससे अभिक्रिया कुछ बारे में दी गई है, इसको भी लोग एक नज़र में देख लीजिए। कहता है कि अम्ल धातु से बनकर के लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। कौन, अम्ल की अभिक्रिया। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो अम्ल और धातु से मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन। जब धातु के साथ, जब ये लवण और जल बनाते हैं धातु के ऑक्साइड के साथ, तो लवण और जल। ये धातु के ऑक्साइड के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण जल, धातु के साथ होती है तो भी लवण और हाइड्रोजन। अच्छा उसमें जल है, इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन धातुओं के क्या दिया हुआ है पे आपका, धातुओं के अगर बाइकार्बोनेट के साथ हो तो ये लवण CO2 प्लस जल बनाएगा। अगर अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के कार्बोनेट के साथ हो तो लवण जल और मतलब CO2 बनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अम्ल के बारे में था। अब इसी तरह आपको आप क्षारीय के बारे में बता रखे हैं। तो क्षारीय में क्या होता है, जब क्षारीय के जो है धातु के साथ होगा तो लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, सेम है। इसके भी धातु के साथ रहेगा तो ये लवण और जल बनाएगा, ठीक है, सेम है। अब यहाँ पे दो धातु के बाइकार्बोनेट से बनाएगा, क्षारीय की अभिक्रिया होगी तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, बाइकार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं होगी। धातु के बाइकार्बोनेट के साथ इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। बाइकार्बोनेट और मतलब यहाँ पे क्या दिया, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों से अभिक्रिया होकर के क्षार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, चाहे वह बाइकार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो, इनसे जो है क्षार अभिक्रिया नहीं करती है। सिर्फ धातु के साथ और धातु के ऑक्साइड के साथ, यही दोनों के साथ अभिक्रिया करती है और बनाकर क्या बनाती है, लवण और जल इसमें बनाती है, इसमें लवण और हाइड्रोजन बनाती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या अम्लों के क्षारकों के समानताएं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, सभी में अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक जो है OH आयन उत्पन्न कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के बारे में मतलब इस चीज को आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट करवा दें, कभी भूलना नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है यह तनुकीर्त हो जाता है और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या फिर OH में प्रति इकाई आयन की कमी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को नोट करके आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अच्छा आगे में और चीज़ हम लोग एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ना है, सबसे ज़्यादा चीज़, ये सब चीज़ को हम लोग स्किप करते हैं। हाँ ये pH के बारे में, pH के बारे में आपको एग्जाम में आ सकता है। pH स्केल किसको कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल होता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग किसी बचपन में क्या भी मतलब हम लोग एक स्केल नहीं होता, हम लोग मापते हैं एक तरह का, ऐसे होता है ना स्केल में हमारा इंगित रहता है ऐसे करके कि कितना सेंटीमीटर हुआ नहीं हुआ, रहता है ना। तो इसी को हम एक तरह का स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको स्केल कहते हैं। इसमें नंबरिंग रहता है 1 2 3। अच्छा हम सही से बना लेते हैं, जब बनाते हैं तो अच्छे से बना लेते हैं। देखो ये लो स्केल,
ठीक है, ये स्केल हो गया। अच्छा स्केल तो इसमें भी दिया हुआ, तो हम वहाँ पे क्यों देख जाए, स्केल दिया हुआ इसमें, शायद स्केल है क्या? अच्छा स्केल तो इसमें, चलो स्केल अभी तो नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। तो देखो स्केल में हम क्या करते हैं, 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14, ठीक है। ये स्केल में जो है ना इसका 14 तक अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। 14 तक अंकित रहता है। और इस 14 में जो होता है ना, इसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। हम लोग जो स्केल जो मापते हैं, जो उससे लाइन फाड़ने के लिए नहीं मापते हो, तो ठीक उसी प्रकार का एक पीएच स्केल भी होता है जिसमें 14 डिजिट तक अंकित रहता है। और इन 14 डिजिट के अंतर्गत ही अम्ल और क्षारीय के हम लोग गुण को प्राप्त करते हैं कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है, कौन सा पदार्थ कितना क्षारीय है। तो देखो यहाँ पे जो 7 दिख रहा है आप लोगों को ना, ये 7, ये होता है 0, ये क्या होता है जी 0। इधर होता है अम्लीय, क्या होता है अम्लीय, ठीक है। और इधर जो होता है ये क्या होता है, तो होता है ये क्षारीय, क्या होता है क्षारीय। यानी 7 से इधर जितना जाएगा उतना क्षारीय होगा, और ये 7 से इधर जितना आएगा उतना अम्लीय होगा। लेकिन 7 में रहेगा तो 0, ना वो अम्ल होगा ना क्षारीय होगा, वो लवण होगा, समझ में आया, वो लवण होगा, वो 0 होगा। यानी वो उसमें ना अम्ल गुण पाया जाएगा ना उसमें आपका क्षारक का गुण पाया जाएगा। तो यही पीएच स्केल में क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने की एक स्केल होती है, जैसे इसमें पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच स्केल में जो होता है क्या होता है, 14 तक अंकित रहता है। अगर वो 7 है तो उदासीन विलयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा पीएच। अगर 7 है तो उदासीन 0 कहलाएगा। अगर वो 7 से कम है, इधर है, तो अम्लीय कहलाता है। अगर वो 7 से ज़्यादा है तो क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे में कह रहा है कि ये केवल जो है 0, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाता है, ठीक है। 0 से 14 ही होता है। 0 में रहे तो सबसे अधिक अम्ल और 14 में रहे तो सबसे अधिक क्षारीय, ठीक है, याद रखिएगा। और 0 में रहेगा तो वो क्या होगा, आपका परबल अम्ल होगा। क्या होगा जी 0 में, 0 से 1 के बीच या 2 के बीच रहेगा तो फिर 2 तो नहीं, 0 से 1 के बीच रहेगा तो बहुत ज़्यादा परबल अम्ल होगा वो, ठीक है। अगर 5 रहता है, 6 रहता है, या फिर 3 से 4 भी रहता है, तो ये सब जो है दुर्बल क्षारीय में आता है, ठीक है। 3 तो मतलब 4 लो, 4 से लेकर के 6 तक दुर्बल क्षारीय आ जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर के 3 के बीच में जाएगा वो परबल, मतलब परबल अम्ल आएगा, और ये दुर्बल अम्ल आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, ये दुर्बल अम्ल आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जितना जो है 7 के नज़दीक आएगा उतना अम्ल की मात्रा घटेगा, जितना 0 के नज़दीक आएगा उतना अम्ल की मात्रा बढ़ेगा। ये अम्ल में है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार क्षारीय में क्या है, क्षारीय में जितना 14 के नज़दीक जाएगा उतना क्षारीय की मात्रा बढ़ेगा, ठीक है। तो क्षारीय में परबल क्षारीय होगा, NaOH KOH, ये सब जो है लगभग 13-14 होता है, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है, 13 से 14 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जितना पीएच मान 7 के नज़दीक आएगा इसका, उतना क्षारीय की गुण तो घटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जितना उधर बढ़ेगा उतना देखो ना, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, इधर बढ़ेगा तो क्षारीय और इधर बढ़ेगा तो अम्ल, और बीच में रहेगा तो उदासीन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले की तरफ। और कुछ दिया हुआ हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसको भी जान लेते हैं। देखो सबसे पहले पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील क्या होता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 तक काफ़ी जो है बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इंसान के शरीर का पीएच मान कितना होता है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। हमारे शरीर में पीएच जो था 7.0 से 7.8 पीएच जो है प्रास रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। देखिएगा वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है, ज़्यादा नहीं होगा, 5.6 से हमेशा कम ही होता है, और वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वो पीएच 5 से कम होगा तभी उसको हम क्या करेंगे, अम्ल वर्षा कहलाएंगे। याद रखिए वर्षा जल का पीएच में कितना होता है, 5.6 से कम। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कर रखा हम लोग को। आगे देखिए, आगे यहाँ पे जो है एक मिट्टी का पीएच मान के बारे में दिया हुआ है कि अच्छी उपज के लिए पौधे के लिए एक विशिष्ट पीएच जो है प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या फिर 7 से बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है तो उसकी उपज अच्छी नहीं होगी, यानी अम्लता या फिर ज़्यादा क्षारीयता होने से मिट्टी की उपज भी नहीं होती है। तो उसके लिए किसान क्या करते हैं, उसमें जो आवश्यकता अनुसार अम्लीय या फिर क्षारीय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पोटेशियम वगैरह डालते हुए। ये सब जो एक अम्लीय रासायनिक पदार्थ है जिससे उस मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने या फिर कम करने, अगर उसकी मिट्टी आपका जो है क्षारीय भर गया तो उसमें यूरिया वगैरह डाल के क्या करते हैं, उसको अम्लीय बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो केमिकल डाल करके हम उस मिट्टी के अम्लता और क्षारीयता का नियंत्रण करते हैं। इसलिए आप लोग जाते हैं खाद की दुकान वगैरह में और पूछते हैं कि ऐसे ऐसे उपज के लिए ऐसा ऐसा हो गया, आप उनको क्या डालना पड़ेगा, तो आपको सजेस्ट करता है कि आप उसको क्षारीय चाहिए हमें मिट्टी में या फिर अम्ल चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पाचन तंत्र में भी अम्ल का कुछ महत्व है, जैसे हमारे स्टोमक यानी उदर गुहा में
एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम आप लोग सुने होंगे, पाए जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे शरीर में जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ खाना या फिर कुछ भी खाते हैं खाद्य पदार्थ, उसके साथ अगर कोई जीवाणु वगैरह लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है और वो हमको नष्ट न करें, हमको बर्बाद न करें, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उससे जीवाणु को नष्ट कर देता है, क्योंकि बहुत खतरनाक अम्ल होता है। जब हर हाथ में गिर जाए तो फिर हाथ का हाल जानते हैं क्या हो सकता है। तो आप लोग वैसे ये सोच रहे हैं कि जब हमारे हाथ में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिरता है तो ये हाल है, तो हमारे पेट में कैसे है। तो पेट में इसलिए कि पेट में जहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है ना, तो वहाँ की जो है प्रकृति रूप से एक ऐसी जो है त्वचा बनाई गई, ऐसी मतलब वहाँ पे आपका मांसपेशी बनाया गया है जिससे उस मांसपेशी को वो अम्ल नुकसान नहीं करता है। सिर्फ जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना में जो अम्ल डाला जाता है और वो ऑटोमेटिक जितने भी जो बैक्टीरिया वगैरह तो उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी जो अम्लता हमारे बढ़ जाने का हमारे पेट में दर्द भी होता है, याद रखिएगा क्या होता है, उनके पेट में दर्द भी होता है। देखो हमारा उदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है जो भोजन पचाने में सहायक होता है। अपच उपस्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन अनुभव होता है। इस दर्द को मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग खाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर डॉक्टर की दुकान में आते हैं, बोलते हैं पेट में दर्द हो, खाना खाने से कुछ पाचक दे दीजिए, तो वो आपको क्षारीय पदार्थ देता है। कौन सा पदार्थ देता है? क्षारीय पदार्थ, जो हमारे पेट की अम्लता को कम कर देता है। क्या करता है? क्योंकि कम्ल क्षारीय पदार्थ आपके अंदर में अम्ल गया है, क्या बोलेंगे, आपके अंदर में पेट में अम्ल गया है, और अम्ल को कौन खत्म कर सकता है? उसका दुश्मन क्षारीय नहीं खत्म कर सकता है। तो बोलेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि अम्ल अगर मान लो आपका HCl दिया गया तो इसमें NaOH मारेंगे प्लस में, तब ना आपका मतलब वो खत्म करेगा। तो वही चीज़ जो है आपके पेट के हिसाब से जो है देखा जाता है कितना दर्द हो रहा नहीं हो रहा, उसी हिसाब से आपको जो क्षारीय पदार्थ देते हैं ताकि आपस में अभिक्रिया करके वो लवण बना दे और आपके दर्द को कम कर दे, खत्म कर दे, ठीक है। चलिए आगे देख रखा है हम लोग को pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, इंसान के दांत के बारे में दिया। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांत का जो क्षय प्रारंभ होता है, यानी दांत जो है झरना जिसको हम कहते हैं, खाल गुजरना, वो प्रारंभ होता है, क्योंकि दांत अम्ल हो जाने पर अम्ल जो है दांत को नष्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। दांतों का इनामेल जो है कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है, जबकि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ यही होता है। यहाँ पे जल नहीं घुलता, लेकिन मुंह की pH 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित यानी धीरे धीरे झरने लग जाता है। इसलिए हमको जो क्षारीय टाइप के दंत मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कोलगेट वगैरह यूज करते हैं उसमें थोड़ा क्षारीय होता है, ठीक है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि आपको जो है डेली ब्रश करना चाहिए, जिससे आपके दांतों की अम्लता हट जाए और आपके अम्लता ना मतलब होने के कारण आपका दांत जो है झरने से बच जाए, वो क्षय होने से बच जाए। इसलिए हमको जो है कौन से तरह का, तो जो हमारा क्षारीय टाइप के जो दंतमंजन होते हैं जो करवा टाइप का होता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी नीम का ब्रश मतलब दांतों की सलाह दी जाती है जिससे जो है अम्लता को खत्म की जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या रखा है, पशुओं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायन क्या आत्मा मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल छोड़ता है। देखते हो जब मधुमक्खी इंसान के शरीर में जब पड़ता है, काटता है, डंक लगाता है तो कितना दर्द होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो डंक होता है ना, वो जो अंदर जो डालता है आपका सुई, उसमें एक तरह का अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वही अम्ल इंसान के शरीर में जाने के बाद उसको इतना तेजी से जलन होता है कि उस अम्ल को खत्म करने के लिए हमको क्षारक की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, प्याज वगैरह ऐसे ऐसे चीज़ जो लगाते हैं जिसमें क्षारक पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में, और वो क्षारक लगाने से क्या होता है, उसकी दर्द को उदासी दिखते हैं। कभी कभी चूटी काटता है, लोहा चीटी जिसको कहते हैं, वो काटने के बाद क्या करता है, बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है। उसके डंक में भी पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, चीटी के डंक में, ठीक है। अब वो अम्ल पाया जाता है तो उसको खत्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षारक चाहिए। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, लोहे को लगाते हैं, और लोहे में क्या बताया कि लोहे के ऑक्साइड के साथ हम क्षारक बनाते हैं। अब लोहे करेंगे, लोहा जैसे Fe है वो, तो Fe वो क्या बनाएगा, लोहा का ऑक्साइड जो एक तरह का क्षारीय पदार्थ है। जब अम्ल और क्षार से बिगड़े तो उसको क्या बनाएगा, आप क्या बोलेंगे सर, इसको तो जीरो कर देगा, उदासीन बना देगा। तो इसलिए हमारे मतलब वो दर्द जो कम होने लगता है जब लोहे से हम उसको रगड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है आपका लवणों का कुछ pH मान दिया हुआ है। देखो ध्यान दिया आप लोग, परबल अम्ल और परबल क्षारक बनेगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, दोनों बराबर है तो pH मान क्या होगा, तो 7 के बराबर होगा जी। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की कमी हो जाए, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो अम्लीय लवण का pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा। क्या बोलते हो, अच्छा अम्लीय लवण है तो क्या होगा, pH मान 7 से कम होगा, ठीक है। आप बोलते हैं परबल क्षार की मात्रा बढ़ रहा है, दुर्बल अम्ल की मात्रा घट रहा है, तो क्षारीय लवण का यानी pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, तब ना क्षारीय होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कुछ और है कि नहीं है। हाँ चलो, सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट अभी आया आपको,
साधारण नमक से रसायन, कुछ रसायन फार्मूला जो आपको एग्जाम में प्रत्येक वर्ष जो पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। इससे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या क्या कहते हैं जलीय लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसको कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एक विरंजक चूर्ण के बारे में पूछता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताएं, तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, ये कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा के बारे में पूछता है, NaHCO3, ठीक है, NaOHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछता है, तो ये NaOHCO3 इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे बनता है। फिर पूछता है धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2, इसके बारे में पूछता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार एग्जाम में पूछता है, ये कैसे बनता है, CSO4 × 1/2H2, ठीक है, तो ये कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हम पढ़ रहे सोडियम के बारे में, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, देखो NaOH विलयन बनता है। देखिए उपयोग क्या होता है, H2 ईंधन मार्गन में, Cl2 जल की स्वच्छता PVC में होता है, HCl का इस्तेमाल जो है HCl इस्पात की सफाई औषधि में होता है, NaOH जो है धातुओं की ग्रीज हटाने के लिए साबुन कागज बनाने में होता है, ठीक है, Cl2 NaOH विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजक वस्त्र विरंजक करने के होता है। तो ये सब कुछ का जो है उपयोग दिया गया है, आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर से, करा विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण के बारे में आप लोग को सूत्र बताएं, CaO क्या कहते हैं Cl2 होता है, ठीक है, CaOCl2 इसका विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, आपको एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, तो देखो शुष्क बुझे हुए चूना जिसको हम कहते हैं CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया। क्लोरीन जो है उसमें चढ़ा करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करके हम क्या बनाते हैं, तो CaOCl2 बनाते हैं, यानी विरंजक चूर्ण बनाते हैं। CaOH2 प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण देगा, हमको क्या देगा जी, विरंजक चूर्ण देगा ना, 1 मिनट, विरंजक, ठीक है, विरंजक चूर्ण देगा ये CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन भी देगा, मतलब हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या होता है आपका जल भी देगा, ठीक है। चलिए आगे करें, इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो उपयोग कहाँ का कर सकते हैं हम लोग, इसका उपयोग वस्त्र उपयोग, सूती वस्त्र में लीलन की विरंजक के लिए किया था, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरंजन के लिए किया था, रासायनिक उद्योग में एक क्या कहते हैं अपचायक के रूप में किया था, पीने वाले जल को जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताएं और इसका उपयोग को बताएं। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आज जो हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे ना, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा कि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा इसको कैसे बनते हैं, देखो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 को हम अभिक्रिया कराएंगे तो NH4Cl बनाएगा और NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा बनाएगा। इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो खाना पकाते समय, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यह एक दुर्बल संक्षारक क्षारक है, इसको जानते हैं, इसका इस्तेमाल को जानते हैं, ठीक है। अच्छा इसको फिर जो है NaHCO3 को फिर गर्म करता है तो Na2CO3 भी बनाता है, H2O CO2, तो इसका इस्तेमाल फिर Na2CO3 में बनाने के लिए हम लोग इसको गर्म करेंगे तो हमको सोडियम कार्बन बनाएगा। सोडियम कार्बन को भी हम सोडा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बन को भी क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं। इसका उपयोग जो कैसे होता है, इसका उपयोग जो है पाउडर बनाने में किया जाता है, किसमें बनाता है, पाउडर बनाने में किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। उसका इसका अभिक्रिया उत्पन्न के क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी में केक जो है, खमीर, ये सब जो है फूलने लगता है। जैसे देखते हैं कि फुलाने के लिए हम लोग जो है NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहते हैं ये एंटासिड का उपयोग भी होता है, एंटासिड के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंटासिड मतलब जब पेट में दर्द होता है, खाने के लिए देता है डॉक्टर वगैरह कि ये लो ये खाओ और पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, अम्लता को दूर करने के लिए। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया था। अग्निशामक जैसे आग बुझाने के लिए होता है, या फिर सोडा अम्ल होता है, जैसे सोडा वाटर वगैरह होता है, पीते हैं हम लोग, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, NaCO3 का, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अच्छा एक आया आपका धोने वाला सोडा, जिसको हम कहते हैं Na2CO3 × 10H2O, क्या कहते हैं इसको, Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक जो है क्षारीय लवण है, जैसे Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग कैसे होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन,
एवं कागज उद्योग में होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो हम लोग किस में करते हैं, बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग जो है घरों में साफ सफाई के रूप में होता है। ठीक है, जल की उपस्थिति में कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये किसका उपयोग कर रहे थे हम लोग, तो जो है धोने वाला सोडा है, इसका उपयोग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि धोने वाला सोडा का सूत्र और इसका उपयोग को बताएं। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हम लोग 273 डिग्री केल्विन 273 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम जो है सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सल्फेट चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम में बनकर ठोस प्रदान करता है, जैसे CSO4 × 1/2H2O प्लस 1/1/2H2O बराबर CSO4 × 2H2O ये बनाएगा जब आपस में अभिक्रिया करके जोड़ेगा। ठीक है, जिप्सम CSO4 × 1/2H2 को जोड़ेंगे, जल के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो CSO4 × 2H2O जिसको हम जिप्सम कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर जो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए, जिसको हम प्लास्टर कहते हैं ना, कि हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया हुआ उसको, तो डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करता है क्या करता है, टूटी हुई हड्डियों को पूरी चारों तरफ से लेवल करके उसको प्लास्टर करता है और फिर वो कुछ देर बाद जो सूख करके पत्थर टाइप का रूप ले लेता है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है, खिलौना वगैरह बनाने के लिए, मूर्ति वगैरह हो गया बनाने के लिए, सजावट का सामान वगैरह हो गया, ये सब बनाने के लिए हम लोग मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग सतह को चिकनी बनाने के लिए आता है, एकदम प्लेन टाइप का बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा आगे आप आते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, अब हम लोग को जो क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्रिस्टल का जल, ये कुछ आपको देख लेना है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। एक पॉइंट में आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अब इसके तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ, कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर क्या करना है, तो ध्यान देंगे अच्छी तरह से। आप क्वेश्चन आंसर बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग से बन पाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जितना भी मैंने पढ़ा है एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आप लोग को, और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, क्या आंसर हुआ। अगर आप लोग देख रहे हैं तो फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में सबको आंसर दें ताकि आपका पूरा टेस्ट हो पाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पे पूछ रखा है अम्ल और क्षारक जो आपस में अभिक्रिया क्या बनाते हैं, तो बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा हमारा अम्ल बन रहा है और क्षार है तो लवण बन जाएगा। बताइए आप लोग अपने बहुत बार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब अम्ल आपस में क्षारक से अभिक्रिया करते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लवण बनाते हैं और साथ में जल भी बनाते हैं, तो जल तो दिया है नहीं तो हम क्या बनेंगे, लवण। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बुझा हुआ चूना जो इनमें से कौन सा, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा। बुझा हुआ चूना के बारे में पूछ रखा, तो देखो यहाँ पे सही आंसर क्या CaOH2, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जाएगा CaOH2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं की बात की जा रही है, ध्यान देंगे NaOH भस्म है, NaCl यहाँ पे आपका लवण है ये। ठीक है, ये क्या है, लवण है, तो ऑप्शन बी जो आपका भस्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, हमको निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल देखो H2SO4 बताइए परबल एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल की पहचान करना है तो ऑप्शन बी बोलेंगे सर ये अम्ल है आपका। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमको, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। देखो प्राकृतिक सूचक में हल्दी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका क्या कहते हैं फेनोल्फथालीन, ये जो आपका रसायन सूचक हो जाएगा, मेथिलोनिन जो भी रासायनिक है। ठीक है, और ये आपका प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं। आपको बताए थे अधातु के ऑक्साइड जो वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं या फिर क्षारीय, तक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा, अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, करा के निम्नलिखित में कौन जो है क्षारीय ऑक्साइड है। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे इसका क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, Na2O जो है हो जाएगा आपका क्षारीय ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। आगे करा के जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे से इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोजन अम्ल बनती क्या होती है, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। सारा क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लाऊं, जितने भी क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में सब रिपीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आप देख लेंगे कितना जो आपको अंदर प्रैक्टिस कर लेंगे, कितना आपके अंदर अभी नॉलेज आ चुका है चैप्टर 2 से। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेद करने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। चलिए तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा CaOH2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी का इस्तेमाल हम लोग दीवार की सफेदी करने लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि एक छात्र जांच परखने में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु वेरिएंट में जो है सार्वभौम
सूचक की कुछ बूंद है जो मिलाता है निम्न में से कौन सा रंग दिखेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, देखिए क्या आंसर होगा। तो बोलेंगे यहाँ पे रंग दिखेगा जो हरा दिखेगा। क्या दिखेगा जी? हरा दिखेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते करा कि जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, तब इसका विलियन का जो है रंग कैसा होगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो आंसर बोलेंगे इसका जो रंग होता है वो बैगनी होता है। ऐसे सिंपल जो लिटमस पत्र होता है वो कैसा होता है? बैगनी। इसमें अम्ल पड़ेगा तो लाल हो जाएगा और आपका क्षारीय पड़ेगा तो नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे जो होता है वो बैगनी होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन का रखा हम लोग। क्वेश्चन की NaOH जो है वो क्या है? NaOH जो है अम्ल है, क्षारीय है, लवण है, या इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए तो NaOH बोलेंगे से ये तो क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहेगा सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग जो है परिवर्तन होकर कैसा होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा। तो देखिए फटाफट से आंसर करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए देखेगा। ऑप्शन नंबर ए पीला हो जाता है। चलिए कह रहा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए ऑप्शन बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Na2ZnO2 + H2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब तक आप लोग नहीं कह रहे कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। वो किससे निकाला जाता है? बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या रखा हम लोग को। जल में घुलनशील भस्म जो क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको क्षार कहते हैं। आप लोग को बताएं जिसमें जो भी जल में घुल जाता है उसको हम क्षार कहते हैं। और याद रखिए जितना भी क्षार होगा वो भस्म होगा। अच्छा भस्म के बारे में आप लोग पहली बार सुन रहे क्या? भस्म जो है क्षार को ही कहते हैं, क्षार को ही भस्म कहते हैं। ठीक है, तो जो जल में जो घुल जाएगा भस्म उसको हम क्षार कहते हैं। और जितना भी क्षार है वो भस्म यानी क्षारक होगा। लेकिन सभी क्षारक जो वो क्षार नहीं हो सकता। जो जल में नहीं घुलेगा वो क्षार नहीं होगा, लेकिन जो घुलता है उसको हम क्षार कहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो संक्षारक अम्ल है? कौन जो है संक्षारक अम्ल है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आंसर बोलेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते क्वेश्चन 18 करा लोग को कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो था वो कैसा होता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए क्वेश्चन करा कि बैटरी का अम्ल जो कौन सा है इनमें से। तो बैटरी का अम्ल बोलेंगे सर तनुसांद्र H2SO4। ऑप्शन नंबर सी जगह सांद्र H2SO4। ठीक है, सांद्र मतलब बताया आप लोग को। सांद्र का मतलब क्या होता है? अम्लता की मात्रा अत्यधिक को हम सांद्र कहते हैं। करा कि लौंग तेल जो किस प्रकार का सूचक है। देखो लौंग तेल जो गंधिक आपको बताए थे, गंधीय सूचक है। बताए थे प्राकृतिक, बताए थे प्राकृतिक में कौन कौन से बताए थे, और कृत्रिम बताए थे, गंधीय बताए थे। तो ये लौंग तेल किस में आएगा? गंधीय सूचक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे होता है कि कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच जो कितना होगा। तो बोलेंगे लाल को नीला करता है, इसका मतलब वो क्या है? लिटमस कर रहा है नीला, तो मतलब क्या है? वो क्षारीय होगा। और क्षारीय का पीएच क्या होता है? 9 मतलब 10 हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग? क्या होगा? अच्छा मतलब नीला कोई घोल नीले को क्या करता है? अच्छा लाल करता है। तो लाल मतलब क्या करता है? अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच में कितना होता है? 7 से कम। तो 7 से कम क्या? 2 है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा नीले को लाल करता है। लाल कब करता है? एसिड करता है। एसिड में लास्ट में डी आता है, रेड आता है। ठीक है, तो एसिड लाल करता है। एसिड कौन सा है जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, तो यानी 2 है। चलिए आगे देखिए करा कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। तो बोलेंगे 5.6 से कम होता है। क्या होता है? 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी जगह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। करा कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है जी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए तो बोलेंगे यहाँ पे जो आपका एसिटिक अम्ल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सभी का डी आना चाहिए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर का एसिटिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो पाया था फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अच्छा फॉर्मिक तो यहाँ पे नहीं है। तो देखो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिथेनॉलिक अम्ल हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते कह रहा है मधुमक्खी का डंक जो है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जो है दर्द और जलन होता है। वो कौन सा मतलब है अम्ल? बताइए 25 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए रहेगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं करा कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो होती है आपका किसके कारण। तो बोलेंगे यहाँ पे होती है आपका SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जाएगा। चलिए आगे देखते करा कि टूथपेस्ट जो कैसा होता है, तो टूथपेस्ट हो सकता है आपका क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। बताया आप लोगों को 27 में क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो बोलेंगे 7 से कम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रखा, तो शुद्ध जल क्या होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, यानी 7 होता है, ऑप्शन बी उदासीन होता है। ठीक है, करा कि हमारा शरीर का पीएच मान, तो बताया आप लोग को हमारा शरीर का पीएच मान जो होते हैं वो 7.0 से 7.8 होते हैं, यानी ऑप्शन बी मानेंगे। क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी। करा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, नीला करता है यानी बेस हो जाएगा, ब्लू मतलब तो क्या हो जाएगा, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा यानी 10 होगा, ऑप्शन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई लाल लिटमस को नीला करता है उसका पीएच कितना होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। करा कि निम्न में कौन सा परबल अम्ल है। अच्छा, परबल अम्ल की बात पूछे तो यानी मतलब काफी खतरनाक वाला अम्ल है, तो यहाँ पे जो आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। HCl भी है, HNO3 भी है और H2SO4 भी। ठीक है, 1 मिनट, तो यहाँ पे सभी जगह। चलिए आगे देखते हैं अगर हम लोग को किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना, तो बोलेंगे सर 7 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान जो क्षारीय विलयन का मान देता है, तो बोलेंगे 7 से कम होता है, तो यहाँ पे सॉरी 7 से अधिक होता है, तो 13 यहाँ पे 7 से अधिक है, ऑप्शन डी होगा जो कि क्षारीय का मान देता है। चलिए आगे करा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आंसर होगा, तो बोलेंगे सर 35 से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या पूछ रखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 10.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करा कि किस पीएच मान वाला विलयन जो सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो सबसे अधिक अम्लीय 1 होगा, क्योंकि जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए मानेंगे। करा कि दही में कौन सा अम्ल पाया था, बोलेंगे लैक्टिक अम्ल पाया था। कौन सा अम्ल पाया था, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो काफी लाजवाब क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आंसर होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, CSO4 × 2H2O 1/2H2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा, बी होगा क्या। 38 नंबर क्वेश्चन बी नहीं होगा, 38 कहाँ बी होना चाहिए, 1/2H2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हमको धोबिया सूरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखो धोबिया सूरा NaCO3 × 10H2O ऑप्शन नंबर बी जगह। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में कौन जो है लवण है, तो लवण बताएंगे K2SO4 हो जाए, NHO4 HCl, तो ये लवण अम्लीय है। ठीक है, NaOH ये क्षारीय है। ठीक है, NHO4 क्या हो जाएगा, OH ये भी क्षारीय है, ये हो जाएगा K2SO4, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा आपका, लवण हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होता है, बोलेंगे जिप्सम को। कहाँ है जिप्सम, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है खारिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पे 42 क्वेश्चन पूछ रखा है खारिया का रासायनिक सूत्र, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे यहाँ पे CCaCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है, देखो काफी बार एग्जाम में भी आता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, CaCO3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए करा कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया, CuSO4 × 5H2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करा कि चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है, तो चीनी का सबको पता होगा C11H12O11 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं करा कि निम्न में कौन जो विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, चूना पत्थर होगा, खाड़ी होगा, संगमरमर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे वही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को। क्वेश्चन यहाँ पे 46 मच्छर वगैरह बैठा क्या, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 करा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर ये जो है ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या देगा, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कलोर क्षार अभिक्रिया। आगे करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो सही की बात पहचानना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2 सही है, ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते करा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है, तो NaHCO3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3। चलिए करा कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना,
Na2CO3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लगाइए, निम्नलिखित में कौन जो विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना बार क्वेश्चन रिपीट होता है, करा के शल्य चिकित्सा ने टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बोलेंगे सर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, करा कि आयोडीन युक्त नमक जो है उसमें क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या मतलब उसको में दोनों होते हैं, NaCl प्लस Kl भी तो NaCl प्लस KlO3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी मानेंगे। ठीक है, करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या पूछ रखा है, मतलब रासायनिक नाम क्या है, तो बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर होगा 54 नंबर क्वेश्चन का। तो 54 का सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग का ये MCQ जो खत्म हो गया, अब हम लोग जो है कुछ आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपको एग्जाम में पूछता है हर बार। ठीक है, क्या होता है जब CO2, अच्छा इसको जितना भी क्वेश्चन है ना मैं आप लोग को जो होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अब होमवर्क से जो है आप लोग बना के लाएंगे, कितने क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं खुद से, इसको अच्छी तरह से आप लोग बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो मैंने शुरू में ही आप लोग बता दिया, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि क्या होता है जब CO2 गैस में जल प्रवाहित किया था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बताइए यहाँ पे कम मात्रा में अधिक ज्यादा मात्रा में। फिर कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, देखो बताया आप लोग को, जल मतलब उदासीनीकरण जब अम्ल और क्षारों का आपस में अभिक्रिया करें तो उदासीनीकरण हो जाएगा। इसके दो उदाहरण दे देना, दो आपको समीकरण लिख देना, वो बन जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, ये भी आप लोग को बता दिए एकदम अच्छे से, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सूचक से आप क्या समझते बताएं सूचक के बारे में, कि जब किसी भी चीज की हम अम्लता या फिर क्षारीयता के गुण को निकालते हैं जिसकी सहायता से उसको हम सूचक कहते हैं। किसी एक संश्लेषण सूचक का नाम बताइए, जैसे लिटमस पत्र हो गया, पत्ता गोभी, ये सब क्या है, सूचक ही है ना। कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही मतलब क्यों नहीं रखना चाहिए, जानते हैं पीतल और तांबे जो है वो क्या होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, क्षारीय टाइप के होते हैं, और जो आपका दही होता है वो खट्टा अम्लीय होते हैं। जब आपस में अभिक्रिया तो क्या बनाएगा, वो लवण और जल बना देगा, यानी दही का स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तनुकरण किसे कहते हैं, तनुकरण मतलब समझे सांद्र और तनु समझाए, यानी अम्लता की अधिक मात्रा को हम सांद्र कहते हैं और अम्लता की कम मात्रा को हम लोग तनु कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी अम्ल में मतलब उसकी अम्लता को कम करना ही तनुकरण कहते हैं, यानी जल की अधिक मात्रा करने को हम क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। कह रहा है कि अस्वीत जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, तो देखो इसमें जो होता है वर्षा जल में क्या होता है, उसमें जो है आपका पदार्थ होता है, और अस्वीत जल में जो होता है उसमें आपका जो है हाइड्रोजन आयन की मात्रा, मतलब ये चीज आप लोग को किताब ये चैप्टर से बाहर है, आप लोग इसको अच्छी तरह लिख करके आप लोग इसको बताएंगे कितना मतलब क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है अम्ल क्यों नहीं होता है, ये चीज बताना है। ठीक है, कह रहा है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति क्या प्रभाव पड़ता है, सारा क्वेश्चन मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो चुका है और सारा चीज आप लोग बता चुके हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 तो बताया आप लोग को, चीटी के नंग में कौन सा अम्ल पाया ये भी बताया, धोने का सोडा का आणविक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र, ये सब बताए। तो कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। CaOCl यौगिक का प्रचलित नाम क्या है बताइए, विरंजक चूर्ण होता है। किस क्षारीय लवण का धात्विक आयन नहीं होते हैं, तो देख लीजिए आप। बेकिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता से दूर इसलिए रखते हैं ताकि वह जल से अभिक्रिया करके जिप्सम ना बनाए। ठीक है, और उसकी कठोरता उसकी मतलब गुणवत्ता में खराबी आ सकती है। कठोर जल को मृदु करने के लिए जिप्सम का मतलब जिस सोडियम का उपयोग किया था उसका नाम लिखना है, बताया आप लोग को CO3 + 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है ये बताना है। तो ये सारा क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को करा दिया, उम्मीद करूंगा कि इसको आप पूरा अच्छी तरह से अगर देख लिया ना, ये सारा जितना भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव वो आपका बन जाएगा, उसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे सारा को। ठीक है, देख लीजिए सबको, आप लोग एक बार अच्छे से रोक करके क्वेश्चन को नोट करके आप लोग खुद से बनाएंगे। खुद से आप बनाएंगे ना तो वीडियो को आप लोग 2 बार देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं। इसी तरह की आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उन तक भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो यहीं तक हम क्लास को एंड करते हैं, लाइक कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।